नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद। हम भूगोल पढ़ रहे थे। अच्छा, ऑनलाइन साथियों बता दूं, कल मैंने क्लास रिकॉर्ड की थी, आपको पढ़ाया था ना कल। वो क्लास क्या रिकॉर्ड हो नहीं पाई सही ढंग से, आवाज़ नहीं आई उसकी। तो एक बार आज ही आप इसी क्लास से देखना शुरू कर दें, और जो पीछे टॉपिक करवाए हैं वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। कभी टाइम मिला उस दिन रिकॉर्ड कर दूंगा वो। और अब आप बात करा भूगोल, तो भूगोल का जनक किसे कहते हैं ये बताओ। पीटर आ गया ना हेरोडोट से। हाँ, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिकेटियस को। किसे कहते हैं? हिकेटियस। बोलो हिकेटियस। भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। चलो भाई, आज जो आपा टॉपिक पढ़ा वो पढ़ागा अक्षांश और देशांतर। बहुत प्यारा और शानदार टॉपिक है, एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा होती क्या, पहले अपनी ये समझते हैं, उसके बाद ये टॉपिक करना शुरू करते हैं। देखो भाई, ई गोला पे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं और ई गोला पे भी रहते हैं। चलो, ई गोला पे मनोज रहता है, वो बाद में पढ़ाऊंगा। देखो भाई, एक जो रेखा है वो इस प्रकार से खींची गई है। ऐसे ठीक है। इस रेखाओं को बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ये कौन सी रेखा होती है? ये होती है देशांतर रेखा, ठीक है। अब अपने इसके बाद रेखा दो प्रकार की होती है, एक है अक्षांश। कौन सी रेखा दो प्रकार की है? ग्लोब पर दो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ग्लोब पर कितनी काल्पनिक रेखाएं हैं? दो। और अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न, ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है, तो ग्लोब का जो निर्माता है वो कहते हैं मार्टिन बेम को। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मार्टिन बेम को ग्लोब का निर्माता माना जाता है। अब सुनो, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने देशांतर रेखाओं की, ठीक है। अब बीच में ये जो रेखा खींची गई है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा रेखाएं कैसे खींची गई है। तो ये रेखा जो खींची गई है, ये दिशा कौन सी है और ये दिशा कौन सी है? तो ये रेखा उत्तर से दक्षिण खींची गई है, पहली बात, ठीक है। इस रेखा का जो नाम है, हर एक रेखा का नाम है इसमें, हर रेखा का। यानी अब मान लो मैं सिद्ध को रेखा, अरे किसी रेखा ही हूँ, सारी रेखा ही रेखा हट दो, तो मैं लूँगा 1 डिग्री रेखा, 82 डिग्री रेखा, 82.5 डिग्री रेखा, 23 डिग्री रेखा, ऐसे नाम बोलूँगा ना, तो आप समझ जाओगे किसकी बात कर रहे हैं गुरुजी। तो इस बीच वाली जो रेखा है बड़ी, इसे बोलते हैं ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं? ये 0 डिग्री, 0 से शुरू होती है। यहाँ कहाँ से शुरू होती है? 0। 0 के बाद क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे चलते चलते ये समाप्त होगी यहाँ इधर। इधर लास्ट जो है वो है 180 डिग्री। कितने डिग्री है? 180 डिग्री। फिर ये यहाँ से इधर की ओर शुरू होगी, इधर की ओर। पहले इधर की ओर शुरू हुई, अब इधर की ओर शुरू होगी, इधर की ओर होगी शुरू। तो यहाँ भी कितनी है? 180 डिग्री। 180 और 180 कितना है? कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? एक। ये प्रश्न क्लियर होगा। हमारा जो भारत है वो यहाँ पर है, ये है भारत। ये क्या है? भारत। तो पहले तो बात ये लिखो कि भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी। तो ये बीच की रेखा है, तो भारत कौन से गोलार्ध में आता है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। पहली बात तो चलो कोई बात नहीं, क्लियर हुई। अब मेन दिशा ये वाली है, बीच वाली, इसको लेकर अपने को दिशा डिसाइड करनी है। ये पश्चिम है या पूर्व है?
पश्चिम, दिशा ही कौन बेरोगे था ना, ये कौन सी है, पूरब। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, अगर अपने ग्रीनविच रेखा से पूर्व दिशा में जाएंगे, कौन सी दिशा में जाएंगे, तो समय जुड़ेगा, समय क्या होगा, प्लस। और जब इस रेखा से अपने पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय क्या होगा, माइनस। कहने का मतलब है मेन घड़ी में 12 बज गया, कितने बजे हुए, जब ग्रीनविच रेखा पे 12 बजेगी, क्योंकि देशांतर रेखा जो वो टाइम का निर्धारण करती है समय का, कि समय किस प्रकार कैसे चलता है, तो समय का जो निर्धारण किया जाता है वो देशांतर रेखा करती है, ठीक है, समय का। अब देखो 12 बजे, मान लो इधर कोई ऐसे देश है कोई भी, तो इधर देश का टाइम 12 से कम होगा या ज़्यादा होगा, 12 से, क्योंकि ये जो घड़ी है ये माइनस करेगी टाइम को, इधर जाएगी तो ऐसे घड़ी मानो इसको। तो मान लो मैं यहाँ मान लो कोई देश बोलता हूँ x, अगर मान लो यहाँ 12 बजे हैं तो यहाँ कितने होंगे, 12 से कम में होंगे, जैसे 10 बज सकते हैं, 9 बज सकते हैं, 8 बज सकते हैं, ठीक है। ये पता कैसे लगेगा, ये रेखा के आधार पे पता लगेगा। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, सूर्य एक देशांतर को पार कितने मिनट में करता है, 4 मिनट में। अब सुनना आगे मेरी बात, टोटल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, 360। पूरे ग्लोब को सूर्य कितने में जो मिनट में है वो पार करेगा, तो 360 से मल्टीप्लाई करोगे 4 का, तो कितना आ गया, 164 आएगा, कितना आएगा, छः चौका 24 का चौका, असली भाई 2, 6 13 2 सॉरी 14, 144, तो 1440 सही है ना। तो 1440 मिनट लगेंगे पूरे ग्लोब को पार करने में सूरज को, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मैं इसका भाग दे दूं 6 दूनी 12 24, हाँ 60 से, तो कितना जाएगा, 6 चौका 24 और सॉरी 6 दूनी 12 और 6 चौका 24, तो एक दिन में घंटे कितने होते हैं। अब धीरे धीरे मतलब थोड़ा मामला समझ में आने लगे, नहीं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने इधर जाएंगे तो समय प्लस होगा, तो भारत यहाँ पर है, यहाँ पर कौन है, भारत जो है। अब बस ही ना आगे पीछे कौन करके देखना थे ऑनलाइन वाले छात्र, इसको कंटिन्यू देखना तब समझ में आएगी। ये 82.5 डिग्री रेखा भारत से गुजरती है, तो भारत से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्व में जा रही है, तो पूर्वी देशांतर बोलेंगे। कौन सा देशांतर बोलेंगे, पूर्वी देशांतर। तो भारत के मध्य से गुजरने वाला जो देशांतर है उसका नाम क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हो गया, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। उमा छुआ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उमा छुआ छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजरता है। समझ में आई बात, वो मैं लिखा दूंगा तुम्हें आगे। तो ये इस प्रकार से खींची गई देशांतर रेखा है। और अब बात करें अपने अक्षांश रेखाएं कौन सी है। अक्षांश रेखा ऋतुओं का निर्धारण करती है, वो समय का कर रही थी, किसका करेगी, ऋतुओं। ऋतुओं का मतलब क्या हो, मौसम, मौसम का निर्धारण करने वाली जो रेखाएं उन्हें क्या कहते हैं, वेरी गुड, अक्षांश रेखा। अब देखो ये बीच वाली जो रेखा है, ये पहले बताओ खींची कैसे गई है, पूर्व से पश्चिम से पूर्व मत कर देना, ये ऐसे खींची गई है रेखा, ऐसे खींची गई है, ठीक है, इधर की ओर। तो पूर्व से पश्चिम खींची गई है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। बीच में इसलिए भूमध्य भी कह सकते हो, या 0 डिग्री अक्षांश, क्योंकि 0 डिग्री शुरू हो गई है। अब 0 से जैसे ऊपर जाएगी तो 90 ऊपर है, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो कितने हैं ऊपर, वहाँ 180 थे, यहाँ कितने हैं 90 डिग्री। और इसके नीचे जाएंगे रेखा के, यहाँ भी कितने हैं 90, 90 और 90 कितने हो गए 180, और एक बीच वाली होगी। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है वो कितनी है 181, ठीक है। एक तो ये बात याद रखना। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, 0 से ऊपर जाएंगे तो ऐसे आएगा ना, 1 2 3 4 5 ऐसे ही आएगा। तो देखो
ऊपर इससे जाएंगे तो यहाँ पर खत्म होगी 23.5 डिग्री पे। 23.5 दिन में कितना हुआ है? 66.5। सेम नीचे चलेगा, 7.5 को नहीं हुआ है डांडा, 23.5 66। देखो इस रेखा का नाम है करक। कौन सी रेखा है? इसका नाम है मकर। बीच वाली का नाम क्या था? भूमध्य रेखा। ऊपर वाली का नाम क्या है? ये तो होगी कर्क रेखा। इससे ऊपर वाली का नाम क्या है? तो इसका नाम है आर्कटिक, और इसका है अंटार्कटिक, सॉरी अंटार्कटिका। ठीक है, 66.5 डिग्री। और ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, ये उत्तर में आ गया, और ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। अब समझ में आ रही है क्या? यस सर। हैं? तेरे नींद आ रही है क्या? समझ में आ रहा है? लड़कों को आ रहा है? यस सर। तेरे को आ रहा है? कर्क रेखा, मकर रेखा अपने इंपॉर्टेंट है। सारों ज्यादा अपने इंपॉर्टेंट किसी है? क्योंकि भारत जो है वो कौन सी रेखा पे? तो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ठीक है, मैंने एक बात बताई थी कि 2 बार सूरज चमकेगा किस रेखा पे? होशियार होते वास्तव में, ये बात ने तो मानना पड़ो। पहला कौन माने? वो मानना पड़ो। एक बार यहाँ चमकेगा, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ चमकेगा, एक बार यहाँ चमकेगा। गुरुजी ऐसे कैसे चमक रहा है सूरज? वो बात समझाओ माने। अब देखो सारे, एक सूरज यहाँ चमकेगा, यहाँ सूरज जो चमकेगा वो चमकेगा 21 मार्च को। कब चमकेगा? 21 मार्च को सूरज चमकेगा भूमध्य रेखा पे। उसके बाद सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। उत्तरायण का मतलब क्या है? सूरज उत्तर की ओर रवानगी कर लेता है। मतलब सूरज तो अपनी जगह खड़ा है, पृथ्वी घूम रही है, जिस कारण क्या है? सूरज ऑटोमेटिक उत्तरायण हो जाता है। सूर्य क्या हो रहा है? उत्तरायण। अच्छा, 21 के बाद कौन सा मार्च आता है? 22 मार्च। बोलो 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, और जून की 21 तारीख को सूरज चमकेगा यहाँ पर, 3 महीना बाद। 21 जून को सूरज कहाँ चमका? कर्क रेखा पे। बताओ भारत में सूरज कम चमकता है? सीधा भारत पे सूरज की किरणें 21 जून को होती है। इसलिए आप याद करो, जून का महीना गर्मी वाला होता है, नहीं होता? क्यों होता है? क्योंकि भारत में जो सूरज की किरणें है वो सीधी की सीधी, और इसलिए भारत का सबसे बड़ा दिन किसे माना जाता है? अगर सूरज सीधो चमकेगा तो दिन ऑटोमेटिक। अब देखो ये सूरज है, दिन बड़ा हो रखा है ना, अब यहाँ रात हो जाएगी तो भी ये जगा दूंगा तो भी बड़ा हो जाएगा। तो दिन बड़ा होता है और रात क्या होती है? छोटी। इसलिए गर्मियों के दिन बड़े होते हैं और रातें क्या होती हैं? छोटे। अब सर्दियों की रातें बड़ी, दिन बड़ा को मतलब यहाँ को नहीं हो समय चेंज हो जाए, समय नहीं होता, अंधेरों जल्दी हो लग जाए। अब तुम 8 बजे तक यहाँ चांदना देखते थे गर्मियों में, 8 बजे तो 10 बजे वाला 12 बजे वाला अंधेरा हो जाएगा। सर्दियों में 6 बजे 2-2 घंटे का अंतर आ जाता है टाइम में, अंधेरे में। तो अंधेरों तो जल्दी हो, फिर था अंधेरा देखे सो थे, तो बाहर देखो अंधेरों हो गए, सो जा, तो यहाँ सो है वो नहीं। तो भाई सुनो मेरी बात, अब इतनी बात समझ में। अब सूरज क्या करेगा? यहाँ से उत्तर नहीं जाएगा, दक्षिणायन हो जाएगा वापस। अब 21 जून के बाद क्या आएगा? 22 जून, 23 जून, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर 3 महीने बाद 23 सितंबर को सूरज चमकेगा किस रेखा पे? भूमध्य रेखा पर। अब भूमध्य रेखा पर सूरज चमका, अब सूरज नीचे की ओर जा रहा है तो दक्षिणायन होगा यहाँ। फिर दिसंबर की 22 तारीख को सूरज किस रेखा पे चमकेगा? मकर रेखा पे। और दिसंबर बड़ा महीना ठंड का होता है, नहीं होता? अरे समय, क्योंकि कर्क रेखा से सूरज देखो कितना दूर चला गया, तो हमारे भारत में ठंड पड़ेगी या नहीं पड़ेगी बताओ? और जून का महीने में इनकी ठंड होती है, मकर रेखा वालों पे जो देश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर क्या होती है? ठंड होती है जून के महीने में। तो जून का महीना आप क्लास लगा कर आप तो लागे ना 8 है, तो
ऑस्ट्रेलिया पक्वाल है। मर्रे डार्लिंग आड़े एक नदी है, और जे ना पड़ो मर्रे डार्लिंग में डबड़ो वो मारो था आँखा में गुस्सो दे दूँ तेरे ये देखा है ना मैंने, तो ये झाड़ बोता गुस्सो आ रहा है आज मैंने पूरो। तू जिस नज़रों से देखता है ना, तू तो तेरे साबू बढ़िया नज़रों देखा है, जो टेढ़ी टेढ़ा तिरछी नज़रों हैं, लेकिन तेरी ये नज़रें राक्षस की तरह लगती हैं मुझे। तुम मार दे ले, मेरा गुस्सो बहुत है। अरे थैंक यू कि गुस्सा है मेरे में, गुस्सो देखे वो नहीं हुए। बेला के कर यही कर लेना, समझ में आएगा भाई। देखो 21 मार्च को सूरज, अच्छा 2 बार सूरज, सर्वाधिक बार सूरज किस पे रहता है? अच्छा अब महीना कौन सा चल रहा है? अक्टूबर। सितंबर गया क्या? अब अक्टूबर में सूरज इस रेखा के बीच में है। सूरज विषुवत रेखा क्रॉस हो गया। बोलो ठंड लगती है नहीं लगती रात को? सच बोलो, झूठ मत बोलना हो, जान काट दियो मार के। लगती है नहीं लगती ठंड? क्यों लग रही है? क्योंकि सूरज जा रहा है भूमध्य रेखा, उस पे मकर रेखा पे, और दिसंबर के महीने में इतनी भयंकर ठंड लगेगी तुम्हें, इतनी भयंकर ठंड लगेगी तुम्हें याद आएगी फिर। गर्मी में तेरी खूबसूरती को बाबा करो, तेरी खूबसूरती को मैंने इस कदर सजाया था। सुना ध्यान से, बहुत प्यारी है, समझना एक एक लाइन को। तेरी खूबसूरती को मैंने इस कदर सजाया था, वो छुप छुप कर तोहफे तो दिया करता था मुझे। मेरा दिमाग तो उस दिन खराब हुआ जब वो मुझे चूड़ी देने के चक्कर में अपनी साइकिल बेच आया था। साइकिल ना हो तो करे झोटी खड़ी है वह बेच दिया। हाँ तो समझ में आई ना बात। चलो अब आप पढ़ लें टॉपिक ना पूरा को, सार के टॉपिक को देखो। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली, अब बताने की जरूरत है क्या? ये हो गया भाई ग्लोब पृथ्वी, ये 2 भागों में बांट गई, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। क्लियर हुआ? 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी है? अब मजे की बात ये होती है इनमें कि बार बार नहीं पे, एक बार समझ लेना चीज। दक्षिण में कौन सी है? अब डिग्री और बता दोगे कौन सी? हाँ, भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? याद है क्या? हाँ 8 ही लिखूंगा। मेरा मित्र रांझा पर छा गया। मैं से मध्य प्रदेश, रा से राजस्थान, मी से मिजोरम, त्रे से त्रिपुरा, रा से राजस्थान तो पढ़ लिया, जा से झारखंड, पै से पश्चिमी बंगाल, और 6 से छत्तीस, और गे से, चलो करो 8 राज्य याद। मेरा मध्य प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश राजस्थान, मित्र से मी से मिजोरम, त्रे से त्रिपुरा, 4 याद करो। मध्य प्रदेश राजस्थान मिजोरम त्रिपुरा, मध्य प्रदेश राजस्थान मिजोरम, पैस जा से झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, करो 8 हो गया याद? गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, राजस्थान, ठीक है। ये थी अक्षांश रेखा की बात। अब बात करें देशांतर की, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो लंदन के करीब से गुजरती है, जिसे क्या बोलते हैं? ग्रीनविच। भारत का समय जो है वो 5.5 घंटे आगे है, और वो कौन सी रेखा है? अब मेरी बात सुनो, ये ग्लोब था और इस प्रकार मैंने कहा भारत यहाँ है। भारत से जो रेखा गुजरती है उसका नाम क्या? मध्य से गुजरने वाली रेखा का 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। अब यहाँ 12 बजेंगे तो भारत में क्या टाइम होगा? 5:30 का। अब इधर जाएंगे टाइम क्या होगा? प्लस, तो 5.5 घंटे टाइम क्या है? आगे ना कि पीछे, ये बात रखना याद। 2 ऑप्शन आएंगे, 5.5 घंटे आगे है या 5.5 घंटे पीछे है। तो भारत का टाइम ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे प्लस में है, आगे है। ये रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। बोलो उमा छुआ, उमा छुआ। ऊ से उत्तर प्रदेश, क्रम है ये इसका, उत्तर से दक्षिण। मैं से मध्य प्रदेश, 6 पहले लोगे, 36, ऊ से उड़ीसा, और झा से
सॉरी आ से आंध्र प्रदेश। परदेश जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। क्या गाना है ना? हाँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले। कितना प्यारा गाना है। दुनिया से शिकायत क्या करते, अपनों ने हमें समझाई नहीं, गैरों को भला क्या समझाते जब अपनों ने समझाई नहीं। अरे बहुत तगड़ा बोल है गाना का, है को नहीं? चलो बहुत तगड़ो, जबरदस्त हूँ, बहुत तगड़ो। हाँ, अब देखो, कौन सी रेखा दो देशांतर के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बढ़ाती? तो नहीं बनाती। कौन सी रेखा दो देशों के बीच? अच्छा, तो रेड क्लिफ तो बना हुआ है किसके साथ? भारत और दो देश हो गए ना? अरे दो देश हो गए या नहीं हुए? मैकमोहन रेखा किसके साथ? यानी भारत का नाम तो तीनों में ही है, भारत तो है ही। रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और भारत के बीच, यानी कहने का मतलब है जैसे ये मान लो भारत इधर, इधर भारत है, अब इधर एक देश है जिसका नाम क्या? पाकिस्तान। ये बीच की सीमा इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रेड क्लिफ। पाकिस्तान और भारत वाली रेखा को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। मैकमोहन बोलते हैं भारत और चीन की रेखा को। डुरंड बोलते हैं अफगानिस्तान और भारत की रेखा को। अफगानिस्तान और भारत के मध्य कौन सी रेखा है? डुरंड। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1947 में। मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है वो था 1914 में, और डुरंड रेखा का जो निर्धारण है वो 1896 में। कब हुआ? 1914, 1947। याद हो जाएगा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्योंकि 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। क्लियर हुआ ना? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब होता है कोई एक देश की सीमा दूसरे देश से लगे, उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। 180 डिग्री देशांतर किस महासागर से गुजरती है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, और सबसे बड़ा भी प्रशांत महासागर है। चलिए आगे। अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा एक चीज और याद रखना, देशांतर रेखा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। गोरे क्या कहते हैं? और इसके बीच की दूरी को बोलते हैं कटिबंध। क्या बोलते हैं? आप बीच में उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, तो वो ऐसे ही होता है ना। और दोनों के बीच की दूरी को, अक्षांश व देशांतर रेखा, दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं बताओ? अब ये दोनों जब मिलेंगे तो एक जाल बन जाएगा जिसे क्या बोलेंगे? ग्रिड। जैसे देखो, जाल बन गया ना। तो अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? इस बीच की दूरी को ग्रिड। अरे समझ में आई क्या भाई? चलो, वायु मंडल, महाद्वीप कालपटम, वायुमंडल पढ़ो, वायुमंडल। ठीक है। अब देखो, वायुमंडल की बात करा तो वायु का मतलब क्या होता है? हवा। तो वायुमंडल है पृथ्वी में, ठीक है। वायुमंडल में पाए जाने वाले सर्वाधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस किसी पाई जाए? कितना प्रतिशत? 78। नाइट्रोजन के बाद सर्वाधिक क्या पाई जाती है? कितने परसेंट? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। वायुमंडल में 5 या 4 परतें हैं। कितनी परतें हैं? 5 या 4। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या? देखो,
ठीक है। ये मान लो भूमि है, ये क्या है? हवा चलती है कि भूमि पे हवा चलती है क्या? बिल्कुल चलती है। एक परत ये है, ठीक है। इस परत का जो नाम है वो क्या है? सौरमंडल। क्या कहते हैं इसे? अच्छा, अब सौरमंडल में क्या कहानी हुआ बात देखा। ये कौन सी है? सौरमंडल। सौरमंडल में क्या कहानी होती है? भूमि से अगर हम सौरमंडल की ओर देखें, इस परत में क्या कहानी होती है? तो मान लो जी हम मौसम खराब हो गया, जैसे बादल वगैरह दिखते हैं तुम्हें, बारिश वगैरह होती है, और ये सोच के देखो बहुत ऊपर पृथ्वी, मतलब अब थाना मौसम दिखना है, और तो थाना बारिश बुरिश तो हटेंगे हुआ सौरमंडल हूँ, इसके ऊपर 4 परतें और है, तो सोचो कहाँ है आसमान। अब वो कहीं कहीं मैं आसमान को छू लूँगा, अरे मैं मानू थे छू उसको सपना में, हकीकत में मरने के बाद भी नहीं छू पाओगे। थाना पता है ऊपर ही जाऊँगा मर के, तो ये क्या बातें करते हो? मर के जाऊँगा मैं तो इनने कोई बात होता है ना, अरे छोरा IAS कौन बने? बड़ी बनाऊंगा अब तो IAS। अरे तो उधर जाओगे क्या? तो जरूरी थोड़ी है मरने के बाद, या देखा तुमने मरने के बाद ऊपर जाते हैं? तो इन फालतू बातों है ना। तो मौसम संबंधित सारे, अच्छा जहाज वगैरह भी इकट्ठे उड़े हैं सौरमंडल में। अब बादल संबंधित घटनाएं कहाँ होती हैं? बादल एक ही बात होगी, बादल, मौसम, जहाज वगैरह या सारी इसी के अंदर उड़ती हैं सौरमंडल है। हाँ मानसून वगैरह सारी बात एक ही होगी ना, मानसूनी घटनाएं, वो सारी किस में होती है? सौरमंडल में। बोलो इतनी बात समझ में आई? मौसम संबंधित घटनाएं कहाँ होती हैं? सौरमंडल में। तो भूमि से सौरमंडल की अगर दूरी देखा तो कितनी दूरी है? 18 किलोमीटर की। कितनी दूरी है? यानी अगर अपने 18 किलोमीटर ऊपर जाएंगे ना, यहाँ नीचे से 18 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो मान के चलना सौरमंडल परत आ जाएगी, जहाँ पर कौन सी घटना होती है? मौसम संबंधित। अच्छा आंधी आती है, तूफान आता है, वो कौन से मंडल? अरे बीड़िया मंडल को नहीं, बीड़िया पे तूफान उड़ाए रखो ऐसे नहीं। सौरमंडल के अंदर आंधी तूफान मौसम संबंधित जो भी घटनाएं वो यहाँ वायुयान यहाँ नहीं उड़ते हैं। वायुयान कहाँ उड़ेंगे? इससे ऊपर एक और परत है, हाँ इससे ऊपर एक परत है, इस परत का नाम है समताप, समताप मंडल। जैसे ऐसे मानो कि ये पृथ्वी है ना, भूमि है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर सौरमंडल है, फिर सौरमंडल के, क्योंकि देखो ये पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी के आसपास जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जिसमें नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन, बहुत गैसें पाई जाती हैं, ऑक्सीजन ना, तो इसमें ये जो गैस है ये इसको छोड़कर नहीं जाती, गैस जो है वो पृथ्वी को छोड़कर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि इनके अंदर होता है अधिक गुरुत्वाकर्षण, जिसके कारण छोड़ के ये नहीं जा सकती। क्यों गुरुजी? देखो अगर पृथ्वी को ये गैस छोड़कर जाएंगी तो हवा कितनी चलनी चाहिए? उस हवा से चले जाएंगे, अगर इतनी हवा चलेगी ना फिर तो चले जाएंगे कितनी? 11.2 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलेगी ना तो ये इसको छोड़कर चली जाएंगी। 11 किलोमीटर हवा कितनी देर में? की स्पीड को नहीं की, और 1 सेकंड ज़्यादा ही हो गया, टाइम हो गया नहीं। तो कहने का मतलब मेरा 1 सेकंड में इतनी तेज हवा चलनी चाहिए, फिर तो छोड़ के चल जाएगी। जी हाँ मेरी बात सुनो, वो घर है मनोज को, ये घर है इस लड़की का, नाम नहीं लूँगा सार्वजनिक हो जाएगा ये घर, फिर चिढ़ाओगे ना मोहल्ला रहा। तो मान लो इतनी तेज हवा होनी चाहिए कि यहाँ कोई मेनिया पड़ा है, ये ऑटोमेटिक उड़कर 1 सेकंड में इधर चला जाए, क्योंकि इसका घर 11 किलोमीटर दूर है। 1 सेकंड में सोचो, बस जान में 1 सेकंड में मेन्यू हार चल गयो। कहने का मतलब अगर इतनी तेज हवा चलेगी ना तो घर भी आ जाएगा उड़ के, दोनों घर करना हो जाओ। मेरी बात समझ में आया कि कहना चाह रहा हूँ? तो हाँ इतनी तेज हवा हो जाएगी, ये बात समझ में आई, इसलिए छोड़ कर नहीं जाती। अच्छा इसमें क्या होता है, ये छोड़ के नहीं जाती, ये क्या करती है वायुमंडल में, ये गैसें, ये क्या करती है, जैसे कोई उल्का पिंड आता है ना, उस उल्का पिंड को आने से रोकती है भारत में।
जो डायनासोर वगैरह लुप्त हुए थे वो तो उल्कापिंड बहुत बड़ा था, उसको ये नष्ट कर नहीं पाई, खत्म नहीं कर पाई, जिस कारण ये वो पृथ्वी पे आके टकरा गया और सारी बड़ी चीजें वो नष्ट हो गई थी। ग्लोब में मतलब दुनिया में, संसार में इतनी गैलेक्सियां, मतलब इतने उल्कापिंड घूम रहे हैं इतने कि भारत में पता नहीं कितने गुजरते हैं भारत के आसपास, लेकिन भारत में ये जो आसपास इसके वायुमंडल है ना, ये भारत में आने नहीं देता, उनको नष्ट कर देता है। कल्पना चावला जी, वो आपको पता है कि लौटते हुए उनका जो विमान था वो क्रैश हो गया था। क्यों? वायुमंडल को सूचना गलत मिल गई थी कि ये उल्कापिंड जा रहा है, इसलिए उसने क्रैश कर दिया था। कैसे हुआ था बताता हूँ। उड़ान भरी उसने, ठीक था, जब उसने उड़ान भरी ना तो वो पाइपें से जोड़ी होती है उसके, तो वो पाइपें खुली ना जब उड़ान भरे, तो उसके जैसे ही वो पाइपें खुली, जैसे ये मान लो वो था, ठीक है, तो जैसे ही वो ये आसे से तारें लगाई होती हैं, तो एक तार जो है खुलकर वो यहाँ लगी खरोच उसके, जिस कारण वो उसका जो मेटल वगैरह था वो जड़ गया वहाँ पर। जैसे अपने मान लो ये चमड़ी है, अब चमड़ी के यहाँ खरोच लगी तो मेरे नीचे खून आने लग जाएगा, दिखने लग जाएगा, तो वैसे इसको खरोच लगी थी, उड़ गई ये ऊपर तो पहुँच गई। देखो ऊपर से कोई चीज़ जाती है ना, एक आप गेंद को ऐसे फेंकना, फुल जोर लगेगा हमारा, और एक गेंद ऊपर से नीचे आएगी तो तेज गति होती है गेंद की, ठीक है। तो कहने का मतलब जब ऊपर गई तो ठीक था, जब ये लौट रही थी ना, लौटते हुए उसका विमान होता, तो वायुमंडल ने सोचा कि ये उल्कापिंड जा रहा है भारत की ओर, मतलब भारत में कोई पृथ्वी की ओर, तो उसने क्या कर दिया, इसको नष्ट कर दिया था रास्ते में। तो ये रास्ते में ही सारा क्या था, खत्म हो गया था, नीचे आ ही नहीं पाया था, है ना, पता है ना आपको ये कहानी। तो समताप मंडल, अब देखो समताप मंडल के ऊपर किसी रेखा हुआ है, बोलो समताप मंडल के ऊपर कौन सी होगी? आयन मंडल, और आयन मंडल के ऊपर होगी, देखो समताप मंडल हो गया, समताप मंडल के बाद होगी मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद होगी आयन मंडल, और फिर 5 मैंने बताई थी ना, और ये ऊपर वाली बाह्य मंडल, ये तो इसको नहीं पढ़ते इतना, ये बाह्य मंडल है, और ये मध्य मंडल है, और ये आयन मंडल है। बस इसमें एक बात याद रखना आप कि वाहन वगैरह, वायुयान वगैरह चलते हैं वो किस में चलते हैं? वायुयान वगैरह जो चलते हैं वो समताप मंडल में चलते हैं, ठीक है। जहाज वगैरह उड़ती है ना वो इस मंडल में, तब देखना तुम बादलों के ऊपर होते हो जहाज में, कोई वीडियो वगैरह देखी है तुमने, तो मौसम संबंधी घटना, बादल बदल तो यहीं दिख जाते हैं, जहाज बादलों से ऊपर उड़ती है। लेकिन एक और होता है मध्य मंडल, कहीं दूर का सफर होता है तो जहाज यहाँ लानी पड़ती है, लेकिन यहाँ जहाज हर कोई व्यक्ति नहीं उड़ा सकता इतनी ऊंचाई पर, उसके लिए बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मरने की संभावना भी हो सकती है, उस जहाज को क्रैश होने की संभावना भी हो सकती है। कल को वायुमंडल से उल्कापिंड जा रहा है भारत की ओर, करो नट से, तो सारे मर जाएंगे ना बैठे हुए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर बहुत खतरनाक जो ड्राइवर होगा, उसको पायलट होगा, उसको उड़ाने दिया जाएगा, वरना ड्राइवर मतलब कार ना समझ लियो, पायलट होगा, ठीक है। तो समताप मंडल में, अब बोलो टॉपिक समझ में आया? पहली सौर मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, और आयन मंडल और वायुमंडल। सौर मंडल मौसम संबंधित घटनाएं यहाँ होती हैं, और वायुयान वगैरह समताप। वायुजेट समताप मंडल में उड़ते हैं, ये लिख दिया मैंने। और बहिर्मंडल सबसे अंतिम है, ऊपर वाली परत, 5वीं कौन सी है? बहिर्मंडल। और सूर्य से निकलने वाली पेरा बैंगनी किरणों का ओजोन परत अवशोषित करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तो कराई दिया मौसम। 7वीं है ना, सूर्य से निकलने वाली जो पेरा बैंगनी किरणें होती है ना, पेरा बैंगनी किरणें कई बार शीशा पर रंग, कई रंग को दिखाते हैं, इंद्रधनुष का रंग दिखने लगता है, वो होता है पेरा बैंगनी किरणें, है ना। उसमें ओजोन परत अवशोषित होती है, इसलिए वो रंग ऐसा दिखता है। ओजोन दिवस कब आता है? 16 सितंबर को। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे कल। समझ में आया आज का टॉपिक तुम्हें? कल अपने जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महाद्वीपों को। ओके ठीक है भाई, आज के लिए जय, बाई को नहीं बाई, सारे बाई बाई इकट्ठा ही आ गया। आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं कल।